गु हुनवेई के होंठ फड़क उठे और उसने गुओ जिननियन की ओर देखते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर यह सामान्य बात होती तो श्रीमती गुओ अब तक गुस्सा हो चुकी होती, लेकिन अब वह अच्छे मूड में थी, गुस्सा नहीं थी, बल्कि हंसते हुए बोली, मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे लगता है कि यह लड़का एक उपयुक्त दामाद है, मैं अपने लिए कोई रिश्ता तय करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। टोंग याओ ने गु हुनवेई को गुओ जिननियन को शांत करने का इशारा किया और फिर कहा, श्रीमती गुओ, अब आपके लिए मेरे भाई को पसंद करने का समय नहीं है, हमारी चुनी हुई बहू जिननियन है। ये सुनकर श्रीमती गुओ ने टोंग याओ का हाथ पकड़ा और सामने के दरवाजे की ओर चल पड़ी। गुओ जिननियन ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन टोंग याओ की एक नज़र ने उन्हें रोक दिया। वह श्रीमती गुओ से बस थोड़ी बातचीत करना चाहती थी और शायद कुछ उपयोगी जानकारी हासिल करना चाहती थी। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, श्रीमती गुओ ने रहस्यमय ढंग से फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बच्ची, सच कहूं तो उनके परिवार के बहकावे में मत आना। जिन्नियन के पिता को जुआ खेलने का बहुत शौक है, घर में एक पैसा भी नहीं बचता। अगर तुम्हारा परिवार जिन्नियन से शादी करता है तो वे तुम पर ही निर्भर रहेंगे। जब श्रीमती गुओ ने पहले गुओ परिवार छोड़ा था, तब उन्हें पूरा यकीन था कि टोंग याओ वाकई अमीर है। रास्ते में उन्होंने 1 लाख मुर्गियों और बत्तखों की कीमत का हिसाब लगाया। यह एक चौंका देने वाली रकम थी और इससे वे भयभीत हो गईं। अगर उसकी बेटी शियाताओ की शादी गु हुनवेई से हो जाती तो उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं हो सकता था, भले ही वे पीढ़ियों तक बिना खाए पिए रहें। अगर उनकी बेटी शियाताओ की शादी गु हुनवेई से हो जाती तो उनकी उंगलियों से निकलने वाला पैसा उनके परिवार के लिए भोजन और वस्त्र की चिंता से मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त हो सकता था। भविष्य में उनके लिए अच्छे दिन आने वाले थे। गुओ जिन्नियन बूढ़ी हो रही थी और उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। भला वह शियाताओ से कैसे मुकाबला कर सकती थी? श्रीमती गुओ को पूरा भरोसा था कि वह उनके रिश्ते को बिगाड़ देंगी। टोंग याओ की आंखों के कोने चमक उठे और वह मुस्कुराए, श्रीमती गुओ, आप थोड़ी मजाकिया लग रही हैं। मेरे परिवार में पैसों की कमी नहीं है। जिन्नियन के पिता थोड़ा बहुत जुआ खेलते हैं, वे कितना हार सकते हैं। मेरे घर से कुछ 100 मुर्गियां और बत्तखें बेचकर ही उनके बुजुर्ग दंपति के सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। ये सुनकर श्रीमती गुओ ने तुरंत खंडन करते हुए कहा, बेटी, शायद तुम्हें ये पता नहीं है। जिन्नियन के पिता ने कल जुए में बहुत सारा पैसा गंवा दिया और कस्बे में उनका घर गिरवी रखा हुआ है। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कस्बे वाला घर गिरवी रखा गया है? उसने इतना पैसा खो दिया? क्या आपका स्रोत सही है? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ताकि मेरे भाई की शादी आपकी बेटी से हो जाए? श्रीमती गुओ ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, बेटी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे चैन से मरने नहीं दूंगी। गांव में सब जानते हैं। गुओ शिनपाई के घर के कागजात और गिरवी रखने से पहले ही लोग उसके हाथ काटने वाले थे। अगर जिन्नियन घर पर न रुकी होती तो वे उसे बेच देते। टोंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि गुओ शिनपाई इतना कमजोर होगा, इसलिए उसे उसके घर पर दस्तावेज नहीं मिले। पता चला कि उसने उन्हें जुए में हार दिया था। ये देखकर कि टोंग याओ ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया है, श्रीमती गुओ का चेहरा प्रशंसा से भर उठा। युवती, मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी शियाताओ का स्वभाव अच्छा है, वह जवान है और जिन्नियन से भी सुंदर दिखती है। अगर आपका भाई उससे शादी कर ले तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। हम सगाई का कोई उपहार नहीं मांगेंगे, आप बस उसे ले जाए और शादी कर लीजिए। जब शियाताओ की शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे तो क्या पैसों की कमी हो जाएगी? जब तक उसकी बेटी को पैसों की कमी नहीं होगी, वह निश्चित रूप से अपनी मां के परिवार को नहीं भूलेगी। श्रीमती गुओ बेहतर परिवार चुनने की उम्मीद में शियाताओ की शादी में देरी कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से उन्हें इतना अच्छा परिवार मिल गया। हालांकि यह थोड़ा दूर था, लेकिन वे एक दूसरे की पृष्ठभूमि से अच्छी तरह परिचित थे। वे सभी डैन क्यूक्सिया की मां के परिवार के सदस्य हैं। जैसे ही टोंग याओ कुछ बोलने ही वाली थी, उसने देखा कि डैन क्यूक्सिया एक आदमी को साथ लेकर वापस आ रही है। वह आदमी काफी लंबा था, पतला चेहरा था और चेहरे की बनावट भी अच्छी थी। वह निसंदेह गुओ शिनपाई ही होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डैन क्यूक्सिया उस समय उसके लिए रुकना चाहती थी। अब देखने से तो लगता है कि जवानी में यह आदमी बदसूरत नहीं था। श्रीमती गुओ ने भी देखा कि दंपति वापस आ गए हैं और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए गुओ शिनपाई का अभिवादन करते हुए पूछा कि उसने कितने पैसे जीते हैं। अगर यह सामान्य बात होती तो जुआ खेलकर वापस बुलाए जाने पर गुओ शिनपाई को गुस्सा आता, लेकिन वापस आते समय डैन होंशिया की बातें सुनकर और यह जानकर कि वह जल्द ही अमीर होने वाला है,
उसका मूड अच्छा हो गया और उसने श्रीमती गुओ को मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस कुछ देर जुआ खेलने गया था और सिगरेट के कुछ पैसे जीत लिए। उसके बाद उसने टोंग याओ की ओर मुड़कर कहा, ओह तो ये है भाभी। टोंग याओ मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, नमस्ते अंकल गुओ। अच्छा अच्छा, पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। गुओ शिनपाए ने बार बार सिर हिलाया। पहले वह संशय में था, ये सोचकर कि एक अमीर परिवार गुओ जिन्नियन को कैसे पसंद कर सकता है। अब उसे इस बात पर यकीन हो गया था। इस लड़की के पहनावे को देखकर लगता है कि यह आम लोगों की सामर्थ्य के लायक नहीं है। इसी विचार के साथ उसने श्रीमती गुओ की अनदेखी करते हुए जल्दी से टोंग याओ को आंगन में आमंत्रित किया। श्रीमती गुओ चिंता से भरी हुई जल्दी से उनके पीछे पीछे गईं। अभी अभी तोंग याओ ने अपनी राय व्यक्त नहीं की थी और उन्हें नहीं पता था कि तोंग याओ उनकी बातों पर विश्वास करती है या नहीं। जब गुओ शिनपे आंगन में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि शियाताओ भी वहीं है, तो उनका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। अभी अभी दरवाजे पर टोंग याओ और श्रीमती गुओ की बातचीत याद करके उन्होंने तुरंत कुछ अंदाजा लगा लिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने श्रीमती गुओ को जाने का आदेश दिया। हमें अपने परिवार में कुछ निजी मामलों पर बात करनी है, आप और आपकी बेटी जाइए। श्रीमती गुओ चाहे कितनी भी कठोर हृदय की क्यों न हो, उन्हें वहां रुकने में शर्म आ रही थी। जाने से पहले उन्होंने टोंग याओ से कहा, मेरा घर बस पीछे वाली पंक्ति में है, जब समय मिले तो आकर बातें कर लेना। उसके बाद वह शियाताओ के साथ गुओ परिवार छोड़कर चली गई। श्रीमती गुओ के जाने के बाद गुओ शिनपाई के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। शुरू से अंत तक उन्होंने गुओ जिन्नियन से एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने सीधे टोंग याओ और गु होंगवेई को बैठने के लिए आमंत्रित किया, उनके पारिवारिक हालात के बारे में पूछताछ शुरू की और पूछा कि गुओ जिन्नियन और गु होंगवेई की मुलाकात कैसे हुई। उन्होंने कल रात इन सभी मामलों पर चर्चा कर ली थी, इसलिए उनके जवाब पहले से ही तैयार थे। गुओ शिनपाई की आंखों में एक छिपी हुई चालाकी और खुशी झलक रही थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा, मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं और उन्हें भी जल्द ही शादी करके दावत देनी चाहिए। लेकिन क्योटो बहुत दूर है, एक बार मेरी पत्नी की शादी वहां हो गई तो शायद मैं उसे अपने जीवन में ज्यादा देख भी नहीं पाऊंगा, बुढ़ापे में उससे सहारा लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कहते ही उनके चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इन शब्दों ने डेंग क्यूक्सिया को भावुक कर दिया और वह अचानक रोने लगी। जिन्नियन को घृणा महसूस हुई। उसके पिता यह इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि उनका दिल टूट गया था और वे उसे जाने नहीं दे सकते थे, बल्कि वे सगाई का उपहार मांगने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे थे। जिन्नियन को इसका अंदाजा पहले ही हो गया था और उसने उसे उकसाने से बचने के लिए कुछ भी कहने से परहेज किया था। उपस्थित प्रतिनिधि बुजुर्ग के रूप में टोंग याओ ने सिर हिलाकर गुओ शिनपाई की बात से सहमति जताई और कहा, गुओ चाचा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हमारे परिवार ने भी इस पर विचार किया है। जिन्नियन को इस उम्र तक पालना आपके लिए आसान नहीं था, इसलिए जब उनकी शादी होगी तो हम उन्हें सगाई के उपहार के रूप में अच्छी खासी रकम जरूर देंगे। ये सुनकर गुओ शिनपाई की आंखों में तुरंत लालच आ गया। सगाई का उपहार कितना होगा? उसकी निर्लज लालच को देखकर गु हुनवेई ने भौहें चढ़ाईं। गुओ शिनपाई जैसे पिता को देखते हुए कोई कल्पना कर सकता है कि गुओ जिन्नियन किस तरह के पालन पोषण के माहौल में पला बड़ा होगा। टोंग याओ ने उदारता का दिखावा करते हुए कहा, कम से कम कुछ हजार रुपये। हम इस घर का जीर्णोद्धार करके इसे 2 मंजिला पश्चिमी शैली की इमारत में बदल सकते हैं। इसके अलावा हम गांव की सड़क की मरम्मत में भी मदद कर सकते हैं। इससे सभी को सुविधा होगी और दोनों परिवारों का सम्मान होगा। टोंग याओ की बातों से हैरान होकर गुओ जिन्नियन और गु हुनवेई दोनों ने एक साथ घूम भरी। पहले तो वे गुओ शिनपाई को घरेलू रजिस्टर और रसीदें सौंपने के लिए बहकाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन ये वादे बिल्कुल ही अलग स्तर के थे। वाह, टोंग याओ को शब्दों का कितना अच्छा ज्ञान था। सगाई के उपहार में हजारों रुपये देने और नए घरों और सड़कों के निर्माण में मदद करने की बात भला कौन करता है। सच कहूं तो अगर गुओ जिन्नियन खुद ऐसे झूठ बोलती तो उसे अपराध बोध होता, लेकिन टोंग याओ एकदम शांत लग रही थी। गुओ जिन्नियन मन ही मन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। गु होंगवेई, जो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में माहिर नहीं थे, उन्होंने टोंग याओ की बातें अपराधबोध के साथ सुनी। उन्हें दोहराने की तो बात ही छोड़ दें। इस समय गुओ शिनपाई टोंग याओ की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और वह इतनी बड़ी मुस्कान बिखेर रहा था कि मानो उसके कान तक पहुंच गई हो। डेन क्यूशिया अचंभित थी। टोंग याओ की उदारता से वह पूरी तरह हैरान थी। हालांकि वह क्योटो की रहने वाली थी, लेकिन इस दूरदराज के ग्रामीण इलाके में रहने के बाद वह शहरी जीवन को लगभग भूल ही चुकी थी।
अब वह एक सच्ची देहाती महिला बन चुकी थी, सादगी भरा जीवन जी रही थी, एक एक पैसे को दो के बराबर खर्च कर रही थी। टोंग याओ द्वारा नए घर, हजारों रुपये की सगाई के उपहार और सड़क मरम्मत के वादे करना उसके सपनों से भी परे था। इस समय गुओ शिनपाई ने टोंग याओ की बातों की सत्यता पर विचार नहीं किया। वापस लौटते समय डेंग क्यूशिया ने उसे बताया कि टोंग याओ उसकी सास के परिवार के सदस्यों से परिचित थी और वे वास्तव में धनी थे, जो लाखों मुर्गियां और बत्तखें पालते थे। टोंग याओ ने जिन आंकड़ों की बात की वे गुओ शिनपाई के लिए खगोलीय आंकड़े थे, लेकिन धनी लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। गुओ शिनपाई का मानना था कि इस समय उन्हें शांत रहना होगा, वरना उनकी अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा, जब सब लोग जिन्नियन से शादी का प्रस्ताव रख रहे थे, तब मैंने कहा था कि अभी उसका भाग्य नहीं आया है, शादी में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े शहरों में लोग अक्सर देर से शादी करते हैं, जिन्नियन प्रतिभाशाली लोग देर से परिपक्व होते हैं, वाली बात पर खरी उतरती है। देखा, मैं गलत तो नहीं था ना? गुओ जिन्नियन ने अपनी आंखें घुमाई। गुओ शिनपाई को उनके सामने एक मस्खरे की तरह नाचते हुए देखकर उसे पलटवार करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। डेंग होंगशिया ने सहमति में सिर हिलाते हुए उनके शब्दों को दोहराया। जिनियन की आखिरकार एक अच्छे परिवार में शादी हो गई है। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। दादी गुओ से पहली बार खबर सुनकर डेंग क्यूक्सिया थोड़ी भावुक हो गई। उसने सोचा कि लड़कियों को देर सवेर शादी करनी ही पड़ती है, और हालांकि चेन की ये दूसरी शादी थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे, और एक शादी के बाद वह निश्चित रूप से अपनी अगली पत्नी को प्यार करेगा। जिन के साथ कौन अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन अब जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे खुशी होती है कि उसने उस समय कुछ भी वादा नहीं किया था। टोंग याओ ने गु हुनवेई को आंख मारी, जो तुरंत उसका इशारा समझ गया। उसने अपना गला साफ किया और गंभीरता से वादा किया, चाचा जी, चाची जी, चिंता मत कीजिए, मैं भविष्य में जिन्नियन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। दहेज, घर और सड़क के निर्माण की बात करें तो हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। हम सबकी इज्जत बनी रहेगी। गु हुनवेई को इतने बड़े बड़े वादे करने की आदत नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा असहज लग रहा था। हालांकि इससे गुओ शिनपाई और डेंग क्यूशिया को कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने बस यही सोचा कि माता पिता से पहली मुलाकात में गु हुनवेई थोड़ा युवा और शर्मीला है। गुओ शिनपाई ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जिन्नियन की जिम्मेदारी आप पर है, हम निश्चिंत रहेंगे। फिर उसने डेंग क्यूशिया को आदेश दिया, तुम 2 पौंड शराब खरीदो और एक मुर्गी मार डालो। आज रात मैं हुनवेई के साथ जमकर शराब पीने वाला हूँ। अपने पति को अच्छे मूड में देखकर डेंग क्यूशिया भी खुश हो गई और सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं पहले खेत में जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लेती हूँ। बेटी की शादी इतने अच्छे परिवार में होने से उसका भविष्य उज्जवल होगा और वे एक आलीशान घर बनवा सकेंगे। बेटे के लिए भी जीवनसाथी ढूंढना आसान हो जाएगा। इतने सारे कष्टों के बाद यह उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि गुओ जिन्नियन, जो इतनी काबिल है, उनकी बेटी नहीं है। अब वे बेहद खुश थीं। शुक्र है जिन्नियन उनकी बेटी नहीं है। अगर वे बेटी भी होती तो भी इतनी अमीर पत्नी मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। जैसे ही उसकी पत्नी चली गई, गुओ शिनपाई ने गुओ मियाओ मियाओ को बुलाना शुरू कर दिया, जाओ और अपने चाचा और चाची को ढूंढो। उन सभी को आज रात खाने पर बुलाओ। पैसों की कमी के बावजूद शेखी बघारने का शौकीन होने के कारण उसके रिश्तेदार अक्सर उसे नीचा समझते थे। लेकिन अब जब उसकी अपनी बेटी को एक अमीर परिवार मिल गया था, तो सबसे पहले उसके मन में अपने रिश्तेदारों के सामने दिखावा करने का ख्याल आया। पब फ्यूचर विज्ञापन। टोंग याओ और गु हुनवेई ने चुपके से एक दूसरे को देखा। दोनों सोच रही थी कि गुओ जिन्नियन वाकई गुओ शिनपाई को समझती है, क्योंकि उन्होंने इसका सही अनुमान भी लगा लिया था। कल रात इन मामलों पर चर्चा करते हुए गुओ जिन्नियन ने कहा था कि उनके पिता निश्चित रूप से सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करेंगे, और वास्तव में उन्होंने ऐसा ही किया। विचारों में डूबे हुए गुओ शिनपाई ने टोंग याओ और गु हुनवेई को बुलाया और उन्हें गांव घूमने का न्योता दिया। ये जानते हुए कि गुओ शिनपाई दिखावा करना चाहता है, वे खुशी खुशी उसके साथ चले गए और दरवाजे से बाहर निकल गए। गुओ जिन्नियन ने टोंग याओ को एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पिताजी को शेखी बघारना बहुत पसंद है। उनकी बातों पर विश्वास मत करना, उनमें से ज्यादातर बातें सच नहीं होती। टोंग याओ मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, चिंता मत करो, मैं उससे भी बेहतर कहानी सुना सकता हूँ। वह सिर्फ कहानियां सुनाने में ही माहिर नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े वादे भी कर सकती थी। उसकी तुलना में गुओ शिनपाई कहीं भी उतनी अच्छी नहीं थी।
गुओ शिनपाई टोंग याओ और अन्य लोगों को गांव में घुमाने ले गया। गांव वाले अजनबियों को कम ही देखते थे, खासकर टोंग याओ और गु हुनवेई जैसे लोगों को जो भव्य वस्त्र पहने हुए थे। वे धनी सरदारों के रूप में आसानी से पहचाने जा सकते थे। युवा और वृद्ध उन्हें देखने वाले सभी लोग उत्सुकतावश उनके चारों ओर जमा हो गए। कई ग्रामीणों ने टोंग याओ और गु हुनवेई के बारे में अधिक जानने के लिए गुओ शिनपाई से बातचीत शुरू कर दी। गुओ शिनपाई ने बड़ी मेहनत से सभी को बताया कि वह गुओ जिन्नियन की साथी हैं, जो क्योटो की मूल निवासी हैं, और उनका परिवार एक मुर्गी पालन फार्म चलाता है जिसमें लाखों मुर्गियां पाली जाती हैं। आधे घंटे के भीतर ही गुओ जिन्नियन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग टोंग याओ और गु हुनवेई को देखने के लिए उमड़ पड़े। कभी कभार कोई उनसे बातचीत शुरू कर देता था। सौभाग्य से टोंग याओ दृढ़ निश्चयी और हाजिर-ए-जवाब थीं। उन्होंने सभी सवालों का कुशलतापूर्वक जवाब दिया। गांव का भ्रमण करने के बाद गुओ शिनपाई उन दोनों को गांव के प्रवेश द्वार तक ले गए। उन्होंने अपने हाथ पीछे करके एक नेता की तरह आसपास का जायजा लिया। उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा, मैं दिखावा नहीं कर रहा, लेकिन हमारे गांव में कोई भी मेरा अनादर नहीं करता। भले ही मेरा परिवार गरीब है, लेकिन गांव में मेरा बहुत सम्मान है। न तो मेरा बड़ा भाई और न ही मेरा छोटा भाई मेरी तरह सुख सुविधाओं से रहते हैं। जिन्नियन मेरी तीसरी बेटी है, उसकी 2 बड़ी बहनें हैं। हालांकि उनमें जिन्नियन जैसा साहस नहीं है, इसलिए वे व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने उनकी जल्दी शादी करवा दी थी। जिन्नियन उद्यमी और साहसी थी, इसलिए मैंने उसे प्रशिक्षित किया और व्यापार शुरू करने में उसका भरपूर समर्थन किया। इस क्षण गुओ शिनपाई ने खुद को एक दूरदर्शी और दयालु पिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये देखकर गुओ जिन्नियन को लगभग उल्टी आने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने उसे पीटने के अलावा और किस तरह पाला पोसा था। वह अब उसकी शेखी बघारना और नहीं सुन सकी और झट से बोली, पापा, बाहर बहुत ठंड है, चलिए घर चलते हैं। इस हवा में बाहर मत रहिए। याओ याओ गर्भवती है, अगर उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा? गुओ शिनपाई ने गुओ जिन्नियन को घूर कर देखा और दिखावटी ढंग से उसे ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? तुम्हारी शादी लगभग हुनवेई से हो चुकी है, फिर भी तुम उसकी बहन को सीधे उसके नाम से पुकारती हो। टोंग याओ ने गला साफ करते हुए कहा, अंकल गुओ, कोई बात नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन्नियन और मैं एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। हमें इसकी आदत हो चुकी है। गुओ शिनपाई ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे मत रोकिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को विनम्रता की सख्त शिक्षा देती हूँ। उन्हें मिलनसार होना चाहिए और शादी के बाद अच्छी बहू बनना चाहिए। उन्हें पारिवारिक अनुशासन की कमी नहीं दिखानी चाहिए। हालांकि हम ग्रामीण किसान हैं, लेकिन हमारी पारिवारिक परवरिश बड़े शहरों के धनी लोगों से कमतर नहीं है। टोंग याओ को गुओ शिनपाई का दिखावा और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, वह बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। हुनवेई ने गला साफ करते हुए कहा, गुओ चाचा, मैं देख सकता हूं कि आप अपने पारिवारिक अनुशासन को लेकर वाकई बहुत सख्त हैं। जिन्नियन ने आपके मार्गदर्शन में अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। गुओ शिनपाई तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्साह से हुनवेई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हुनवेई, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जिन्नियन की तरह पापा कह सकते हो। अगर जिन्नियन कभी अपने ससुराल वालों का अनादर करे या तुम्हारा ठीक से ख्याल न रखे, तो मुझे लिख देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। हुनवेई के होठों के कोने फड़कने लगे। उसने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी शब्द नहीं बोल पाया। गुओ शिनपाई ने इसे शर्म समझा और कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने गांव की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, बारिश के मौसम में इस सड़क पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसे ठीक करना ही है, तो इसे काउंटी कस्बे तक पूरी तरह से डामर से पक्का क्यों न कर दिया जाए? ये गाड़ी चलाने के लिए बेहतर और सुविधाजनक सतह होगी। इससे वापसी में आपको अपनी गाड़ियों से आने में आसानी होगी। अगर आप हमारे खेत के पास वाली सड़क को भी ठीक कर दे तो और भी अच्छा होगा। बाकी सड़कों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी वाली ही काफी है। हुनवेई के कुछ कहने से पहले ही गुओ शिनपाई ने कहा, चूंकि हम सड़क पर पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मुफ्त में आने जाने नहीं दे सकते। मैं प्रवेश द्वार पर एक टोल बूथ लगाऊंगा। बैलगाड़ियों और साइकिलों दोनों को भुगतान करना होगा। हम ज्यादा शुल्क नहीं लेंगे, बस 1 सेंट प्रति आवागमन। गुओ शिनपाई के शब्द हुनवेई के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। यहां तक कि अनुभवी और ज्ञानी टोंग याओ भी उनके कहे शब्दों से स्तब्ध रह गए। जिन्नियन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुओ शिनपाई को नजरअंदाज कर दिया और टोंग याओ से कहा,
याओ याओ, यहाँ बहुत ठंड है, चलो पहले वापस चलते हैं। टोंग याओ ने सहमति में सिर हिलाया। वह असमंजस में थी और गुओ शिनपाई से बातचीत जारी नहीं रख सकी। उसे संदेह था कि अगर वे थोड़ी देर और रुककर बात करते तो गुओ शिनपाई अंततः पूरे जियांग शहर को खरीद लेता। जब दोनों महिलाएं चली गईं, तो हुनवेई भी जाना चाहती थी, लेकिन गुओ शिनपाई ने उसे रोक लिया। गुओ शिनपाई ने हुनवेई को अंदर खींचकर कहा, महिलाओं को हमेशा बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वे शायद थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लें, लेकिन उन्हें कभी भी पूरी तस्वीर का अंदाजा नहीं होता। गुओ शिनपाई की महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पर हुनवेई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन तभी गुओ शिनपाई ने कहा, हुनवेई, क्या वंश बढ़ाकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? मैं कुछ परियोजनाओं में निवेश करने की सोच रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी अच्छी रहेंगी। हमारा परिवार भले ही गरीब दिखता हो, लेकिन मेरे पास कुछ बचत है। आसपास के गांवों में हमारा जीवन स्तर निश्चित रूप से ऊंचा है। बेशक तुम्हारे परिवार जितना अमीर तो नहीं, लेकिन यहाँ हम संपन्न माने जाते हैं। शहर में हमारा अपना घर भी है। हुनवेई ने टोंग याओ के पहले के शेखी बघारने के अंदाज की नकल करते हुए गला साफ किया और कहा, पापा। ओह गुओ, हाँ, मुर्गी पालन में बहुत फायदा होता है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जिन्नियन और मेरी शादी के बाद मैं आप दोनों के लिए 2 पहाड़ पट्टे पर दे दूंगा। आप यहीं से अपना मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। फिर जियांग शहर में मुर्गी पालन की सारी आपूर्ति आपकी हो जाएगी। ये बात गंभीरता से कहने के बाद हुनवेई को अचानक एहसास हुआ कि इस तरह के शेखी बघारने वाले वादे करना उतना मुश्किल नहीं था। गुओ शिनपाई को उम्मीद नहीं थी कि हुनवेई उनके लिए पशुपालन फार्म खोलने को तैयार हो जाएगा। उनकी हंसी फूट पड़ी, उनके दिल में इतनी खुशी थी कि वे उसे छिपा नहीं सके। वे हुनवेई के कंधे पर थपथपाते हुए खुशी से बोले, अच्छा दामाद बनो। हुनवेई के चेहरे पर जल्द ही शांति छा गई और वे थोड़ी देर बातें करते रहे। तभी म्याओ म्याओ अपने चाचा चाची को लेकर आए और गुओ शिनपाई ने हुनवेई का उन सभी से परिचय कराना शुरू कर दिया। गुओ शिनपाई के विपरीत जिन्नियन के चाचा और चाची कहीं अधिक उचित थे। हुनवेई की बातें सुनकर उन्हें उसकी बातों की सच्चाई पर संदेह हुआ। हालांकि उसकी ईमानदारी भरी बातों और पहनावे को देखते हुए, साथ ही डैन क्यूक्सिया के परिवार से उसकी जान पहचान को देखते हुए, उन्होंने उस पर 10 में से 7 या 8 अंक तक विश्वास करने का फैसला किया। जब वे घर लौटे तो चाचा गुओ और दूसरे चाचा भी वहीं थे। वे आंगन में बातें कर रहे थे, जबकि डैन क्यूशिया रसोई में अकेली व्यस्त थी। ये देखकर चाची गुओ उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। बाहर गुओ शिनपाई को हुनवेई की जोर जोर से तारीफ करते सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने पूछा, तीसरी भाभी, क्या नियान का बॉयफ्रेंड सच में अमीर है? डैन क्यूशिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नियान भाग्यशाली है, उसे शादी के लिए एक अच्छा परिवार मिल गया। इसलिए तो वह बार बार अनजान मुलाकातों और शादी से इनकार करती रही। वह शहर में किसी से डेटिंग कर रही है। हुनवेई क्योटो से है। वे मेरे परिवार को भी जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे राहत महसूस हो रही है। आंटी गुओ जानती थी कि गुओ शिनपाई को डींगे हाँकने की आदत है, लेकिन उन्हें डैन क्यूक्सिया पर पूरा भरोसा था। डैन क्यूशिया की बातों से आश्वस्त होकर आंटी गुओ को आखिरकार राहत मिली। वह जिन्नियन के लिए सचमुच खुश थी, हालांकि मन ही मन थोड़ा दुखी भी थी। तीसरी भाभी, नियान भाग्यशाली है, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं भूल सकती है ना। अगर उसका पति अमीर और सफल है तो उसके सास ससुर के भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। मेरी बेटी दिखने में बुरी नहीं है, क्या नियान किसी को उससे मिलवा सकती है? हालांकि डैन क्यूशिया क्योटो की मूल निवासी है, लेकिन उसके माता पिता बहुत दूर रहते हैं और वह खुद काफी शर्मीली है। जब उसकी सास जीवित थी तब वह अक्सर डैन क्यूशिया को तंग करती थी। अविवाहित होने पर उसकी मौसी गुओ भी उससे बहुत तंग करती थी, और मौसी गुओ के अपनी नंदों के साथ रिश्ते डैन क्यूशिया के साथ रिश्तों से कहीं अधिक मजबूत थे। अब जब वह अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो उन्हें पता चल गया था कि किसकी चापलूसी करनी है। डैन क्यूशिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। इन धनी परिवारों को अपनी बहुओं में संस्कारी गुण चाहिए होते हैं। वे अशिक्षित लड़की में रुचि नहीं लेंगे। ये सुनकर आंटी गुओ ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, मेरी तीसरी बेटी का क्या? वह अब 5वीं कक्षा में है। मैं उसे कॉलेज भेजने की योजना बना रही हूँ। जब तक उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाती है, उसे अपनी बेटी को कॉलेज भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। वह दहेज के रूप में बड़ी रकम देकर विश्वविद्यालय पर खर्च की गई राशि की भरपाई कर सकती है। डैन क्यूशिया हंसते हुए कहती है, विश्वविद्यालय जाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। वैसे भी आपकी तीसरी बेटी ने स्कूल जाना काफी देर से शुरू किया। वह 15 साल की है और अभी 5वीं कक्षा में ही है। जब तक वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करेगी तब तक वह काफी बड़ी हो चुकी होगी। पहले आंटी गुओ अक्सर उस पर एहसान जताती थीं। अब आंटी गुओ का मजाक उड़ाने की बारी डैन क्यूशिया की थी। डैन क्यूशिया को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक संकोची स्वभाव की महिला और एक ऐसे पति के साथ जो उसका साथ नहीं देता था, वह दूसरों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जब उसकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया था, तो दूसरे लोग उसके पास आने लगे थे। अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था। डैन क्यूशिया की बातें सुनकर आंटी गुओ का चेहरा उतर गया। वह पलटवार करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जबान पर काबू रखा। बेटी के बूढ़े होने से उसका क्या मतलब था? अगर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी बेटी की उम्र भी बढ़ जाती, तो भी वह जिन्नियन जितनी उम्र की नहीं होती, है ना? आंटी गुओ ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मेरी बेटी के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है, तो क्या आप उसके पिता को नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? क्या पशुपालन फार्म में लोगों की जरूरत है? शायद उसके पिता वहां जाकर मडेन क्यूशिया ने सर्दियों के खरबूजे को काटते हुए थोड़ी देर रुककर सोचा और फिर कहा, यह तरीका काम कर सकता है, मैं बाद में जिन्नियन से बात करूंगी। डैन क्यूशिया कई वर्षों से घर में दमन का शिकार रही थी। अपनी छोटी भाभी की ओर से मिली अचानक प्रशंसा ने उसे विशेष रूप से संतुष्टि और ताजगी का एहसास कराया। उसे एक बार फिर राहत मिली कि उसने जिन्नियन की शादी बूढ़े चेन से करने के लिए सहमति नहीं दी थी। अगर जिन्नियन सचमुच उस परिवार में शादी कर लेती, तो शायद तनाव के कारण उसकी असमय मृत्यु हो जाती। डैन क्यूशिया को सहमत होते देख आंटी गुओ का मन प्रसन्न हो गया। एक पल वह सब्जियां धोने में मदद कर रही थी, अगले ही पल आग जलाने में हर संभव कोशिश कर रही थी कि डैन क्यूशिया को कोई काम न करना पड़े। परिवार में शादी के इतने सालों में डैन क्यूशिया को पहली बार इस तरह का व्यवहार मिला था। उसे ये लाड़ प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि वह जानबूझकर आंटी गुओ को काम करने का तरीका बता रही थी और उनके खराब प्रदर्शन की आलोचना भी कर रही थी। ये सभी तरकीबें आंटी गुओ पहले उस पर आजमा चुकी थीं। ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर सर्दियों में, अच्छा भोजन बहुत कम मिलता था। सर्दियों के खरबूजे, प्रोसेस्ड मीट और पत्ता गोभी के अलावा मेज पर परोसे जाने लायक एकमात्र प्रभावशाली व्यंजन चिकन ही होता था। डैन होनशिया ने एक पूरा मुर्गा पकाया और उसे लोहे के बर्तन में परोसा। फिर उन्होंने एक बर्तन में कुछ संरक्षित मांस और खरबूजे को भूनकर सूप बनाया। अंत में उन्होंने कुछ पत्ता गोभी काटकर उबाली और उसमें कुछ अंडे डालकर पत्ता गोभी का सूप तैयार किया। क्योंकि वे टोंग याओ और गु होंगवेई का मनोरंजन कर रहे थे, इसलिए गुओ शिनपाई अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहती थी। अतः डैंग होनशिया ने चावल का एक बड़ा बर्तन पकाया। सामान्य दिनों में इतनी मात्रा में चावल उसके लिए आधे महीने तक चल सकता था। गुओ जिन्नियन कई सालों से घर पैसे भेजती आ रही थी, लेकिन अफसोस गुओ शिनपाई को जुए की लत थी। इसलिए पैसा होने के बावजूद परिवार कुछ भी बचा नहीं पाता था। डैंग होनशिया सादगी से जीवन यापन करती थी, लेकिन उनकी सारी बचत गुओ शिनपाई जुए में उड़ा देता था, जिससे उनका दैनिक जीवन बेहद तंग हो गया था। लेकिन डैंग होनशिया को उनकी गरीबी पर गर्व था। वह सोचती थी कि गुओ शिनपाई के परिवार की गरीबी को तुच्छ न समझकर वह एक अच्छी महिला है। असल में वह केवल अपनी ही शान शौकत को बढ़ावा दे रही थी। रसोई से आती स्वादिष्ट खुशबू ने पहले से ही भूखे गुओ जिन्नियन के पेट में गुड़गुड़ाहट पैदा कर दी। अपने पिता का उत्साह देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह उस शाम जा नहीं पाएगा। इसलिए उसने टोंग याओ को अपने साथ गांव के प्रवेश द्वार पर चलने के लिए बुलाया ताकि वह अंकल न्यूचे को बता सके कि उन्हें अगले दिन उसकी मदद की जरूरत होगी। गु हुनवेई की बात करें तो गुओ शिनपाई, गुओ अंकल और गुओ आंटी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण उन्हें जाने का कोई मौका नहीं मिला। टोंग याओ गुओ जिन्नियन के साथ आंगन से बाहर निकली और तुरंत गहरी सांस ली। सच कहूं तो बड़ों द्वारा घिरे रहना और उनसे पूछताछ होना कोई सुखद अनुभव नहीं था। ये सोचकर टोंग याओ ने गुओ जिन्नियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जिन्नियन, हुनवेई ने इस बार आपके लिए बहुत कष्ट सहा है। आपको उसका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। गुओ जिन्नियन ने आश्वासन देते हुए अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो याओ याओ, चाहे सब कुछ ठीक हो या ना हो, मैं उसकी दयालुता को याद रखूंगा। टोंग याओ गुओ जिन्नियन से मजाक कर रही थी, लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर वह हंस पड़ी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, जिन्नियन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ज्यादा परेशान मत होना। गुओ जिन्नियन को थोड़ी जिज्ञासा हुई। क्या खबर है?
टोंग याओ ने जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा घर किसी और के पास गिरवी रख दिया है। रसीद अब किसी और के हाथ में है। गुओ जिन्नियन दंग रह गया। क्या क्या वह पागल है? मेरे घर की कीमत 3000 से भी ज्यादा है। मेरे घर की रसीद देने के लिए उसने जुए में कितना पैसा गंवाया होगा? टोंग याओ ने सिर हिलाया। मुझे सटीक जानकारी नहीं है। आंटी गुओ ने मुझे ये बताया था। मुझे लगता है कि यह सच होना चाहिए। गुओ जिन्नियन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह स्पष्ट रूप से चिढ़ गई थी। मैं वापस जाकर उससे पूछूंगी। इस बार उसके आने का मकसद रसीद वापस लेना था। अगर घर पहले ही हाथ से निकल चुका था तो वह यहाँ क्या कर रही थी? टोंग याओ ने उसे एक मोमबत्ती दी। जिन्नियन, जल्दबाजी मत करो। आंटी गुओ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने कुछ ही दिन पहले घर गिरवी रखा था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ होगा। खाने के समय उन्हें थोड़ी और शराब दो और बातचीत शुरू करो। तुम्हारे पापा अजनबियों के सामने अकड़ दिखाते हैं। बातचीत को घर की तरफ मोड़ो और हम कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे जिससे वे खुद ही रसीद दे दें। ये जानते हुए कि टोंग याओ की कई योजनाएं हैं, गुओ जिन्नियन शांत हो गया और उसने सिर हिलाया। याओ याओ, मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे साथ हो, वरना मैं अब तक अपने पिता से लड़ रहा होता। वह घर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। उन्हें मेरी भलाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। टोंग याओ ने चुपचाप गुओ जिन्नियन के कंधे पर थपथपाकर उसे सांत्वना दी। वे जल्द ही गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां अंकल न्यूचे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। टोंग याओ और गुओ जिन्नियन को आते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। तुम दोनों ही क्यों आए हो? दूसरा लड़का कहाँ है? टोंग याओ खिलखिलाकर हंसी। चाचा जी, हमारे कुछ काम है इसलिए हम आज नहीं जा रहे हैं। क्या आप हमें कल दोपहर 2 बजे लेने आ सकते हैं? आज का किराया हम आपको दे देंगे और बाकी का भुगतान कल शहर पहुंचने पर कर देंगे। ये सुनकर कि उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी उन्हें वेतन मिलेगा, अंकल न्यूचे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुए। हालांकि वे एक सीधे सादे व्यक्ति थे और उन्हें लगा कि कम काम के लिए इतना अधिक पैसा लेना उचित नहीं है। उन्होंने टोंग याओ को 50 सेंट लौटाने पर जोर दिया। टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर मना कर दिया। अंकल, हमने पूरे दिन के लिए आपकी गाड़ी बुक की है। अगर हम सिर्फ एक चक्कर भी लगाएं तो भी हम आपको पूरी रकम देंगे। आप इसे रख लीजिए, बस कल हमें लेने आना याद रखिएगा। टोंग याओ की यह बात सुनकर अंकल न्यूचे ने और मना नहीं किया। उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाए और वापस गांव की ओर चल दिए। टोंग याओ और गुओ जिन्नियन बड़ों की बातचीत में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार पर रात के खाने के लिए बुलाए जाने का इंतजार करने का फैसला किया। गुओ जिन्नियन ने गांव में जाने वाले रास्ते की ओर इशारा करते हुए टोंग याओ को अपने बचपन की कहानियां सुनाई और जोर जोर से हंसने लगी। वह बचपन में बहुत शरारती थी और अक्सर गांव के लड़कों से लड़ती रहती थी। उस समय गांव में बहुत कम लड़के थे जो उसे हरा सकते थे, और वे अक्सर उसे कोसते थे कि बड़ी होकर उसकी कभी शादी नहीं होगी। वे लोग खुशी से हंस रहे थे कि अचानक एक आदमी साइकिल पर उनके सामने आकर रुका। उसके आगे एक लड़का और पीछे एक महिला बैठी थी। उसने अनिश्चितता से गुओ जिन्नियन को देखा। क्या ये जिन्नियन है? गुओ जिन्नियन ने उस आदमी को संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सच में आप ही हैं। मुझे लगा कि मैंने किसी और को आप समझ लिया है। भाई यूजी। गुओ जिन्नियन ने झिझकते हुए अभिवादन किया और फिर टोंग याओ से परिचय कराया। याओ याओ, ये मेरे गांव के बचपन के दोस्त हैं। मैं हमेशा इन्हें भाई यूजी कहकर बुलाता था। उस आदमी को देखकर गुओ जिन्नियन के चेहरे पर आई सख्ती और फिर उसकी साइकिल से उतरी महिला की निगाहों में दिख रही शत्रुता को देखकर टोंग याओ समझ गई कि यहाँ कुछ पुराना मामला है। लेकिन उसने न पूछने का फैसला किया और बस उस आदमी को देखकर सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उस आदमी ने टोंग याओ को शर्मिंदा नजर से देखा और फिर गुओ जिन्नियन से पूछा, वह क्योटो से आपकी रिश्तेदार है ना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि गुओ जिन्नियन की एक खूबसूरत शहरी रिश्तेदार थी, क्योंकि डैंग क्यूक्सिया क्योटो से थी। गुओ जिन्नियन के जवाब देने से पहले ही टोंग याओ हल्के से हंस पड़ी। मैं उसके पति की तरफ से उसकी चचेरी बहन हूँ। चचेरा भाई? उस आदमी ने उलझन में गुओ जिन्नियन की ओर देखा। आपकी शादी कब हुई थी? दद कर सकें। वे सभी एक ही गांव के थे और उसने कभी गुओ जिन्नियन की शादी के बारे में नहीं सुना था। टोंग याओ ने अनुमान लगाया कि वह आदमी अभी अभी गांव के बाहर से लौटा है और शायद गुओ जिन्नियन के बारे में नहीं जानता होगा।
फिर उसने समझाने में मदद की, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, हम आज सिर्फ शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वह आदमी चौंक गया, उसने टोंग हियाओ को गौर से देखा और पूछा, क्या आप क्योटो से नहीं हैं? क्या जिन्नियन शादी करके क्योटो जा रही हैं? इससे पहले कि टोंग हियाओ कुछ जवाब दे पाता, पास ही खड़ी एक महिला, जो उसकी पत्नी लग रही थी, ने उसे घूरकर देखा और चिल्लाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वह कहाँ जा रही है? जब तक वह तुमसे शादी नहीं कर रही तब तक ये तुम्हारा काम नहीं है। घर जाओ। महिला की डांट सुनकर वह आदमी शर्म से लाल हो गया। उसने गुओ जिन्नियन की ओर देखा और कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर झुकाकर अपनी साइकिल गांव की ओर धकेल दी। कुछ मीटर दूर जाकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने उसके सिर के पीछे जोर से थप्पड़ मारा और घर की ओर चलते हुए बड़बड़ाती रही। टोंग याओ ने उस आदमी और उसके परिवार को जाते हुए देखा और फिर उत्सुकता से गुओ जिन्नियन से पूछा, वह कौन था? ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी को आपसे वाकई कोई समस्या थी। गुओ जिन्नियन ने शर्मिंदगी से जीभ बाहर निकालते हुए समझाया, ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने कहा था कि बड़े होने के बाद मेरी शादी नहीं हो पाएगी। जब मैं छोटी थी तो मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। बड़े होने के बाद से हमारा मिलना जुलना कम हो गया है। जब मैं 17 साल की थी तो उनके परिवार ने एक बिचौलिए को मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन तब भी मैंने हाँ नहीं कही। फिर मैं काम के सिलसिले में बाहर थी, पिछले साल ही सुना कि उनकी शादी हो गई है। उनके साथ जो महिला पहले थी, शायद वही उनकी पत्नी और बच्चा है। टोंग याओ चौंक गई, उसकी शादी तो पिछले साल ही हुई थी। वह बच्चा तो अभी से 3-4 साल का लग रहा है। अगर शादी पिछले साल हुई थी तो इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? गुओ जिन्नियन ने समझाया, मैं तो पहले से ही 25 साल की हूं और वह मुझसे कई साल बड़ा है, लगभग 30 साल का, इसलिए हमारे गांव में उसे बेकार समझा जाता है। उससे किसी कुंवारी लड़की से शादी करने की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। वह बच्चा उसकी पत्नी के पिछले विवाह से है। ओह, समझा। टोंग याओ ने कुछ देर सोचा और फिर मजाक में कहा, देखने में तो वह सभ्य और ईमानदार लगता है। मुझे लगा था कि उसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यकीनन वह तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा, है ना? गुओ जिन्नियन को देखकर उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देखते हुए, ये काफी हद तक संभव हो सकता है। गुओ जिन्नियन ने सहज रूप से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। हम बचपन में तो बस साथ खेलते थे, लेकिन बड़े होने के बाद तो हमने मुश्किल से ही बात की। हालांकि उसने इससे इनकार किया, लेकिन गुओ जिन्नियन यूजी की स्थिति पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके परिवार एक ही गांव के थे, लेकिन उनके उपनाम अलग अलग थे और वे खून के रिश्ते से भी संबंधित नहीं थे, इसलिए वे शादी कर सकते थे। योजी का परिवार गांव में काफी संपन्न माना जाता था और वह 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर था। उसे सबसे सुंदर और सबसे आखिर में शादी करने वाला माना जाता था। जहां तक उसे पता था, यूजी शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं था। उसकी मां ने कीटनाशक पीने की धमकी दी थी, जिसके बाद आखिरकार वह मान गया और अपनी वर्तमान पत्नी से शादी कर ली। टोंग याओ ने गुओ जिन्नियन को गहरी सोच में डूबे हुए देखा और हंसते हुए पूछा, आपने तब उनके विवाह प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया था? गुओ जिन्नियन अचानक होश में आए और बोली, उसकी मां की वजह से। बचपन में जब मैं उसके घर खेलने जाती थी तो उसकी मां बहुत गुस्सैल थी और मुझे कई बार डांटती थी। बड़ी श्रीमती गुओ की तरह उसकी मां भी बहुत जिद्दी है। मुझे तो उससे सख्त नफरत है। वैसे उसकी वर्तमान पत्नी को बड़ी श्रीमती गुओ ने ही मिलवाया था, वह उनकी चचेरी बहन की बेटी है। टोंग याओ के होंठ फड़क उठे, उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी सारी जटिलताएं होंगी। उसने समय देखा और जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने गुओ जिन्नियन का नाम पुकारा। उसने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि एक हट्टा कट्टा सांवले रंग का आदमी साइकिल लेकर उनके सामने रुका हुआ है। इसके तुरंत बाद बड़ी श्रीमती गुओ उनकी साइकिल की पिछली सीट से उतरी, गुओ जिन्नियन की ओर देखकर मुस्कुराई और पूछा, जिन्नियन, तुम दोनों यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हो? गुओ जिन्नियन ने आंखें घुमाई और टोंग याओ के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी श्रीमती गुओ ने तुरंत उनका रास्ता रोकते हुए कहा, जल्दी क्या है? तुम्हारा भाई चेन दूर से आया है, कम से कम नमस्कार तो कर लो, थोड़ी तमीज रखो। भाई चेन, पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। टोंग याओ ने उस आदमी की ओर मुड़कर देखा और तुरंत समझ गई कि यह कौन है, वही 5वां भाई चेन जिसका जिक्र बड़ी श्रीमती गुओ ने किया था। तो श्रीमती गुओ ने भाई चेन को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि वह खुद गुओ जिन्नियन को मना नहीं पाई। कितनी लगन है!
गुओ जिन्नियन ने बड़ी श्रीमती गुओ को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे आपके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप मेरे सामने उस विधुर को क्यों ला रही हैं जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? बड़ी श्रीमती गुओ के कुछ कहने से पहले ही भाई चेन बोल पड़े। उन्होंने अपनी साइकिल सड़क किनारे खड़ी की, गुओ जिन्नियन के पास गए और पूछा, विधुर जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, से आपका क्या मतलब है? मेरी पत्नी की मौत उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण हुई, इससे मेरा क्या लेना देना है? गुओ जिन्नियन को भाई चेन से डर नहीं था। उसे उसके साथ शादी करने का सुझाव भी घृणित लगता था और उसे सामने से देखकर उसे घिन आती थी। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर तुमने उसके साथ अमानवीय व्यवहार न किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वह आज भी जिंदा होती? तुम्हें दोबारा शादी करके किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्यों न एक बार कुछ अच्छा काम करो? तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? गुओ जिन्नियन की बातों पर चेन का चेहरा उतर गया और उसने धमकी भरे लहजे में मुट्ठी उठाई, अगर बड़ी श्रीमती गुओ ने यह न कहा होता कि तुम्हारे जैसी टॉमबॉय को कोई और नहीं चाहता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में दिलचस्पी होती? सच कहें तो अगर गुओ जिन्नियन के पास पैसा और अच्छी सूरत न होती तो वह उसके बारे में सोचता भी नहीं। इतनी मर्दाना औरत से शादी करने का भला क्या फायदा? गुओ जिन्नियन जैसी जिद्दी महिला से निपटते समय बहुत ज्यादा विनम्र नहीं होना चाहिए। आपको उसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा वह भारी हंगामा खड़ा कर सकती है। तुम किसे अवांछित कह रहे हो? गुओ जिन्नियन गुस्से से भड़क उठा, मैं तुम्हें बता दूं भाई चेन, अगर मेरी बाह में चोट न लगी होती तो अब तक मैं तुम्हारे दांत तोड़ चुका होता। बहस बढ़ती जा रही थी और वे लड़ाई के कगार पर थे। ये भांपते हुए बड़ी श्रीमती गुओ ने तुरंत बीच बचाव करने के लिए हस्तक्षेप किया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम क्यों बहस कर रहे हो? फिर उसने भाई चेन की ओर मुड़कर धीमी आवाज में उसे डांटा, यहां आने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम सब कुछ कैसे भूल गए? क्या तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल सकती है? तुम्हारा परिवार अब बदनाम हो चुका है, जिन्नियन के अलावा कौन तुम्हारे घर में कदम रखने की हिम्मत करेगा? भाई चेन के जवाब देने से पहले ही उसने अपनी आवाज नर्म करते हुए समझाया, अगर तुम किसी और से शादी भी कर लो तो क्या वो जिन्नियन जितनी काबिल होगी? वो हर महीने अच्छी खासी कमाई करती है, जो तुम्हारी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। अगर तुम ऐसी पत्नी से शादी कर लो तो तुम्हारे परिवार को भविष्य में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम बस हर दिन घर पर मजे से खा पी सकते हो। बड़ी श्रीमती गुओ ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। हालांकि टोंग गियाओ और गुओ जिन्नियन उनकी बातचीत सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन वे समझ गए कि यह कोई सुखद बातचीत नहीं थी। टोंग गियाओ बड़ी श्रीमती गुओ से बहस नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वह गुओ जिन्नियन को खींचकर ले जाने वाली थी, बड़ी श्रीमती गुओ ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया और कहा, जल्दी मत जाओ जिन्नियन। भाई चेन दूर से आए हैं, क्यों न तुम दोनों थोड़ी दोस्ताना बातचीत कर लो? गुओ जिन्नियन की आंखें फटी रह गईं, मानो वह मैडम गुओ को पूरा निगल जाना चाहता हो। बात करने को है क्या, और मैं उससे क्यों बात करूं? अगर आपको लगता है कि वह इतना अच्छा है तो अपनी बेटी की शादी खुद ही कर दीजिए। मैं दुगुना दहेज दूंगा। अगर आप अपनी बेटी की शादी करने में हिचकिचा रही हैं तो दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। मैडम गुओ को उम्मीद नहीं थी कि गुओ जिन्नियन इतने तीखे स्वभाव के होंगे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपना आपा खोने के बजाय उन्होंने धैर्यपूर्वक गुओ जिन्नियन को समझाया। जिन्नियन, ओह, मेरा इरादा तो तुम्हारे लिए यह शादी का प्रस्ताव रखना अच्छा था। भले ही तुम उसे पसंद न करो, इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? चेन तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं है? वह आजकल गांव में बांध बनवाने में मदद कर रहा है। वह दिन का 1 युआन कमाता है। हमारे गांव में इतना कौन कमा सकता है? तुम्हारे लिए तो उसने आज छुट्टी भी ली। बताओ, किस आदमी ने कभी तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है? उसके सारे प्रयास तुम्हारे लिए उसकी सच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। ऐसा अच्छा आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैडम गुओ ने चेन की इतनी प्रशंसा की मानो गुओ जिन्नियन का उससे शादी न करना कोई गुनाह हो। यह इतना हास्यास्पद था कि टोंग गियाओ अपनी हंसी और आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। उसने कहा, मैडम गुओ, क्या आप भूल गई हैं कि मैं और मेरा भाई इस बार यहाँ क्यों आए हैं? टोंग गियाओ की बात सुनकर मैडम गुओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। जैसे ही वह टोंग गियाओ को थामने के लिए आगे बढ़ी, गुओ जिन्नियन बीच में आकर बोले, अगर बोलना है तो बोलो, याओ से दूर रहो। अगर उसकी बाह में चोट न लगी होती और अगर टोंग गियाओ गर्भवती न होती तो गुओ जिन्नियन मैडम गुओ से पहले ही निपट चुकी होती। उसने पहले कभी ऐसी घिनौनी बिचौलिया नहीं देखी थी।
गुओ जिन्नियन से बहस किए बिना मैडम गुओ ने पीछे मुड़कर उसके पीछे छिपी टोंग याओ की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिस याओ, मुझे पता है कि आप अपने छोटे भाई के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन आप जानती हैं, भाग्य का खेल ही अजीब है। मैंने एक ज्योतिषी से सलाह ली है जिसने बताया है कि जिन्नियन का जीवन कठिन होगा और वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी। उसके लिए एकमात्र विकल्प यही है कि वह किसी तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करे। कोई और उसके इस शापित भाग्य को संभाल नहीं सकता। दूसरी ओर मेरी बेटी शियाताओ अपने पति के लिए समृद्धि लाएगी। जो भी उससे शादी करेगा उसे खानदानी खान में ही खजाना मिल जाएगा और आने वाली सभी पीढ़ियां कॉलेज से स्नातक होंगी। अनुभवी तोंग याओ भी मैडम गुओ की बातों से एकदम सहम गई। अगर उसका अजन्मा बच्चा न होता तो वह उन्हें जोरदार थप्पड़ मार देती। मैडम गुओ, सोच समझकर बोलिए, उनमें अर्थ होना चाहिए। बेतुकी बातें मत कीजिए। अगर मैं गर्भवती न होती और मेरा गुस्सा इतना कम न होता तो मैं ऐसी बातें कहने वालों को थप्पड़ मारने में जरा भी संकोच न करती। गुओ जिन्नियन का चेहरा भी ठंडा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरा हाथ घायल न होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आपका घर उलट पुलट कर देता? तोंग याओ और गुओ जिन्नियन के गुस्से को देखकर मैडम गुओ भयभीत हो गईं और सहज ही एक कदम पीछे हट गईं। लेकिन जो उन्होंने कह दिया था उसे वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं था और उन्होंने जोर देकर कहा, मानो या ना मानो, मैंने ज्योतिषी से इसकी पुष्टि कर ली है। उसके बोलने से पहले ही चेन का सब्र टूट गया और उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैडम गुओ, आप बहुत बेईमान हैं। अगर मेरी शियाताओं का भाग्य इतना अच्छा है तो मैं आपकी शियाताओं से शादी करूंगा। मुझे गुओ जिन्नियन से शादी क्यों करनी चाहिए? मैडम गुओ द्वारा लगातार प्रशंसा किए जाने के कारण चेन खुद को बहकने लगा था, भले ही उसे वे प्रशंसाएं कितनी भी संदिग्ध क्यों न लगती हों। हालांकि गुओ जिन्नियन देखने में बुरी नहीं लगती, फिर भी वह उसे पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वह गुओ जिन्नियन से नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि यह महिला बहुत उग्र है और वह उसे संभाल नहीं पाता। उसके गुओ जिन्नियन से प्रेम निवेदन करने का एकमात्र कारण ये था कि मैडम गुओ ने उसे बताया था कि गुओ जिन्नियन के पास धन, शहर में एक घर और घर में पर्याप्त बचत है, जो शादी के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा। और मैडम गुओ ने यह भी कहा था कि शादी के बाद महिला का गुस्सा शांत हो जाता है और वह अपने पति के अधीन हो जाती है ना? चेन को लगा कि मैडम गुओ की बात में दम है। एक बार गुओ जिन्नियन चेन परिवार का हिस्सा बन गई तो भला वह कितनी उद्दंड हो सकती है। हालांकि जब चेन को पता चला कि गुओ जिन्नियन उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है तो वह हिचकिचाने लगा। उसे लगा कि वह गुओ जिन्नियन को संभाल नहीं पाएगा और अचानक शियाताओ उसे कहीं अधिक आकर्षक लगने लगी। युवा, सुंदर और सौम्य स्वभाव वाली शियाताओ कर्कश स्वभाव वाले गुओ जिन्नियन से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा शियाताओ से अपने पति के लिए समृद्धि लाने की उम्मीद थी। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उसके लिए गुओ जिन्नियन की बजाय शियाताओ से शादी करना कहीं बेहतर होता। जैसे ही मैडम गुओ ने ये सुना, वह गुस्से से लगभग दम घुटने लगी और चिल्लाईं, अरे धिक्कार है! अब तुम एक मेढक हंस का मांस खाना चाहते हो, है ना? ये शब्द पहले तोंग याओ को डराने के लिए कहे गए थे और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन, वह मूर्ख, अब उसकी शियाताओं पर बुरी नजर रखेगा। क्या उसके जैसा बदसूरत बत्तख का बच्चा उसकी शियाताओं का मुकाबला कर सकता है? सपने देखते रहो। उनकी सभी बेटियों में से शियाताओ सबसे खूबसूरत है। मैडम गुओ उसके लिए एक धनी परिवार चुनकर उसकी शादी करवाना चाहती थी। चेन के दोस्ताना भाव की जगह गुस्से भरी भौहें चढ़ गईं। मैडम गुओ, आप क्या कहना चाह रही हैं? तोंग याओ और गुओ जिन्नियन ने देखा कि लड़ाई का रुख ही पलट गया। उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और तुरंत हंसने लगे। अब उन्हें जाने की जल्दी नहीं थी और वे हाथ बांधकर खड़े रहे, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। मैडम गुओ चेन को घूरती रहीं, मन ही मन उसे मूर्ख समझकर कोसती रहीं। उनके पास उसे एक तरफ खींचकर दबी आवाज में कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने ये सब झूठी बातें सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ी थी। तोंग याओ को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम तो पहले ही झांसे में आ गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इतनी मांग है? तुम्हें खुद आईने में अपना चेहरा देख लेना चाहिए था। क्या तुमने अपनी पत्नी को इतना सताया नहीं था कि उसकी जान ही चली गई? हमारे कस्बे में ये सब कौन नहीं जानता होगा? अगर मैंने ये सब बातें न कही होती तो क्या गुओ जिन्नियन तुमसे शादी करने को राजी होती? इन गांवों में कौन तुमसे शादी करने को राजी होता? अगर अब तुम्हारी शादी गुओ जिन्नियन से हो जाए तो ये तुम्हारे पूर्वजों की कृपा होगी, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गुओ जिन्नियन को कोई पसंद नहीं करता?
अब तो शहर के लोग उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, न सिर्फ उसके लिए आलीशान घर बनवाने का वादा कर रहे हैं, बल्कि हमारे गांव के लिए सड़कें भी बनवाने का। तुम उनसे कैसे मुकाबला कर पाओगे? हमें कुछ चालाकी तो करनी ही पड़ेगी, तुम्हें पता है। औरतों को मीठी मीठी बातें सुनना अच्छा लगता है। जाओ और उससे मीठी मीठी बातें करो। क्योंकि चेन ने उनकी बेटी से शादी करने की बात कही, इसलिए मैडम गुओ क्रोधित हो गईं और उन्होंने चेन को जमकर फटकारा। लेकिन अंततः वो नर्म पड़ गईं और उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। मैडम गुओ द्वारा फिर से निराश किए जाने के बाद चेन को वास्तविकता में वापस लौटना पड़ा। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और उसे लगा कि मैडम गुओ सही कह रही थी। तो मैं उससे मीठी मीठी बातें करके कैसे मनाऊं? मुझे औरत से बात करना नहीं आता और मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्या सुनना चाहती है। मैडम गुओ ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। अगर तुम किसी औरत को मीठी बातों से भी मना नहीं सकते, तो फिर कर क्या सकते हो? बस जो भी मीठी बातें तुम्हारे मन में आए, कह दो। चेन ने इस बारे में सोचा और सहमत हो गया। वह गुओ जिन्नियन का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि वह और टोंग याओ दोनों काफी दूर जा चुकी थीं। बिना सोचे समझे चेन उनके पीछे दौड़ पड़ा और पुकारते हुए बोला, जिन्नियन, अभी मत जाओ, मेरा इंतजार करो। जैसे ही चेन ने गुओ जिन्नियन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने बड़ी कुशलता से खुद को बचा लिया। चेन को इस तरह देखकर उसे घिन आ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए चेतावनी दी, चेन, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकती, यह मत सोचो कि ठीक होने के बाद मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी। मैं बदला लेने वाली नहीं हूं। चेन, जो अभी अभी गुओ जिन्नियन से झगड़ रहा था, उसने उसे ठीक से नहीं देखा था। अब जब उसने ध्यान से देखा, तो पाया कि गुओ जिन्नियन न केवल बदसूरत नहीं थी, बल्कि वास्तव में काफी अच्छी दिखती थी, कम से कम उसकी दिवंगत पत्नी से तो बेहतर ही थी। ये जानते हुए कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, चेन लाओवू ने केवल गु हुनवेई को घृणा दिलाने की कोशिश की। अगर गु हुनवेई ने ऐसा कहा तो शायद वह नाराज हो जाए और गुओ जिन्नियन से शादी न करे। यह उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, वरना उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। अब तक सवालों की बौछार झेल रही गुओ लाओनियांग में इस समय एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। गु हुनवेई और चेन लाओवू की तुलना तब की जा सकती थी जब वे साथ नहीं थे, लेकिन जब वे साथ खड़े थे तो ये बिल्कुल बेमेल था। चेन लाओवू तो मेढक के भी बराबर नहीं थी। भले ही वह बेतुकी बातें कर सकती थी, लेकिन इस समय खुलेआम झूठ बोलना उसके लिए नामुमकिन था। उसे खुद भी लग रहा था कि चेन लाओवू को देखना असहनीय था। आप, गुओ जिन्नियन चेन लाओवू को डांटने ही वाली थी कि तभी उसने गु हुनवेई की ठंडी आवाज सुनी, तुम उससे शादी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए तुमने उसे बदनाम करने की कोशिश की। तुम जैसे गंदे नाले में रहने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए उसका नाम लेना भी अपमान है। बेहतर होगा कि तुम उसे अब और परेशान न करो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चेन लाओवू को उम्मीद नहीं थी कि गु हुनवेई उसे धमकाने की हिम्मत करेगा। वह डर गया और घबराकर पूछा, तुम किसे डरा रहे हो? यह मेरा इलाका है, तुम मुझे चैन से नहीं बैठने दोगे। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? गु हुनवेई ने आंखें सिकोड़ते हुए धमकी दी, तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए 10,000 युआन खर्च कर दूं, तो क्या कोई इस सौदे को लेने के लिए उत्सुक होगा? ये सुनकर चेन लाओवू के पैर कांपने लगे और उसे पेशाब करने में भी डर लगने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गुओ लाओनियांग ने कहा था कि यह आदमी क्योटो का रहने वाला है और उसके परिवार के पास इतना धन है कि वे पूरे अनचेन शहर को खरीद सकते हैं। 10,000 युआन उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन गु हुनवेई के लिए यह शायद ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। 10,000 युआन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 500 युआन में भी ऐसा अनुमान था कि कुछ लोग इस सौदे को स्वीकार करना चाहेंगे। चेन लाओवू जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा डरता गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बड़े भाई, चलिए कुछ बातें करते हैं। मुझे पता है कि मैं गलत था। वह इतना डरा हुआ था कि लड़खड़ाते हुए वह अचानक मुड़ा और अपनी साइकिल लेकर भाग गया। गुओ लाओनियांग भी गु हुनवेई की बातों से चौंक गई। इस समय वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और चाहती थी कि वह वहीं गायब हो जाए। वह सिर्फ दामाद पाना चाहती थी, अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। वह अभी कुछ और साल जीना चाहती थी। पिछले 2 सालों में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था और वह अभी मरना नहीं चाहती थी। गु हुनवेई को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह जल्दी से हकलाते हुए बोली, मुझे अब जाना चाहिए। श्रीमती गुओ के भयभीत चेहरे को देखकर गुओ जिन्नियन को विशेष संतुष्टि मिली।
उसने उन्हें धमकी देते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। अगर और देर हुई तो मैं 10,000 रुपये और जोड़कर तुम्हारा घर तहस नहस कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर श्रीमती गुओ और रुक नहीं सकी और खरगोश से भी तेज भाग गईं। उन्हें इस हालत में देखकर गुओ जिन्नियन दिल खोलकर हंसे और उनका उदास मन प्रसन्न हो गया। तोंग याओ ने आश्चर्य से गु होनवेई की ओर देखा। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि गु होनवेई के मुंह से ये शब्द निकलेंगे। वही ईमानदार और सीधे सादे लगते थे, शायद ही कभी मजाक करते थे, और अब किसी को रिश्वत देने के लिए 10,000 युआन देने की पेशकश कर रहे थे। इससे तोंग याओ बहुत हैरान हुई। तोंग याओ ने हंसते हुए कहा, होनवेई, तुमने जो कहा वो बहुत असरदार रहा और चेन लाओवो को डरा दिया। अगर हम उसे 500 युआन भी दे दें तो भी वो जिन्नियन को परेशान करने के लिए दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन लाओवू द्वारा गो जिन्नियन का मौखिक रूप से अपमान करते देख गु होनवेई क्रोधित हो गया और टोंग याओ को मारना चाहता था। इसके साथ ही टोंग याओ के साथ बिताए समय के दौरान उसने जो चालाकी भरी बातें सीखी थी उन्हें उसने आवेग में आकर कह दिया। टोंग याओ की बातों पर गु होनवेई ने हाजिर जवाबी से कहा, आपने मुझे अच्छी तरह सिखाया है। गो जिन्नियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम इतनी साहसी बात नहीं कह सकते। लगता है तुमने टोंग याओ से सीखा है। लेकिन सच कहूं तो तुमने पहले जो कहा वह बहुत अच्छा था। मुझे तुम्हारा एहसानमंद समझो, मैं भी ऐसा ही करूंगा। गो जिन्नियन को पता नहीं था कि उसकी पसंद बदल गई थी या नहीं, लेकिन उसे गु होनवेई उन शब्दों में गर्व व्यक्त करते हुए उन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लगा जो केवल बड़बड़ा सकते थे और चिल्ला सकते थे। पहले उसे पढ़े लिखे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि वह उन्हें कमजोर समझती थी। वे मुर्गे जैसे दिखते थे जिनमें मर्दानगी की कमी होती थी। लेकिन उस पल उसका यह नजरिया बदल गया। दरअसल देखा जाए तो विदेश में सी चेन से मिलने के क्षण से ही सब कुछ बदल गया था, लेकिन तब की भावना बिल्कुल अलग थी। गु होनवेई की निगाहें कुछ पल के लिए गो जिन्नियन पर टिकी रहीं। फिर उन्होंने कुछ निराशा भरे लहजे में कहा, बस अपना ख्याल रखना। झगड़े मत करना, तुम्हारे हाथ को ठीक होने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। गु होनवेई की चिंता भरी बातें सुनकर गो जिन्नियन का चेहरा लाल हो गया। उसने असहज होकर उससे नजरें हटा ली और अटपटे स्वर में कहा, मैं कोई लड़ाकू मुर्गा नहीं हूं। मुझे लड़ाई इतनी पसंद नहीं है। टोंग याओ की चंचल आंखें उन दोनों के बीच घूम रही थीं और वह अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पा रही थी। गो जिन्नियन को सच में शर्मीला होना आता था, ऐसा तो कभी कभार ही होता था। बहनों, जीजाजी, खाना तैयार है। गो मियाओ मियाओ की आवाज कमरे में गूंज उठी। जीजा शब्द ने टोंग याओ, गो जिन्नियन और गु होनवेई को विराम दे दिया, खासकर गु होनवेई को, जिनकी शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति चेन लाओवू के साथ पहले व्यवहार करते समय उनके निर्णायक और वीर आचरण के बिल्कुल विपरीत थी। अजीब तरह से खांसते हुए गु होनवेई ने सुझाव दिया, चलो पहले खाना खा लेते हैं। टोंग याओ ने अपनी हंसी दबाते हुए सिर हिलाया, चलो चलते हैं। गो जिन्नियन गो मियाओ मियाओ के पास जाती है, उसके सिर के पीछे एक थपकी देती है और कहती है, बस करो ये बकवास। गो मियाओ मियाओ ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहन, क्या वह शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया है? तुम दोनों की शादी होने वाली है, मैं उसे और क्या कहकर बुलाऊं? लगे रहो। गो जिन्नियन ने मियाओ मियाओ को घूरते हुए कहा, वापस जाओ और माँ की मदद करो। गो मियाओ मियाओ ने ओह कहकर जवाब दिया और जल्दी से वापस चली गई। गो जिन्नियन ने गु होनवेई पर एक दयनीय नजर डाली, फिर टोंग याओ के हाथ में अपना हाथ डाला और दोनों साथ में आंगन में चली गईं। उनका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। गो जिन्नियन ने सहज ही अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और सोचने लगी कि क्या वह किसी बीमारी से पीड़ित है। हाल ही में उसकी दिल की धड़कन काफी अनियमित हो गई थी। गो परिवार का हॉल बड़ा नहीं था। अब जब सारे रिश्तेदार आ गए थे और अंदर बहुत जगह कम पड़ रही थी, तो उन्होंने मेज को आंगन में लगा दिया। डैन क्यूशिया पका हुआ सारा खाना लेकर मेज पर आए और टोंग याओ और गु होनवेई को लौटते देख उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। याओ याओ, होनवेई, आओ और खाना खा लो, खाना अभी गर्म है। इस मौसम में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद चाची, मैं पहले हाथ धोने जाती हूँ। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। गो जिन्नियन रसोई से गर्म पानी का एक बेसिन लेकर आए और बोली, याओ याओ, ये लो पानी। अंकल गुओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हम खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का नहीं। इतना हंगामा क्यों? बस बैठो और खाओ। अंकल गुओ के मुंह में पहले से ही उन स्वादिष्ट खाने पीने की चीजों के लिए पानी आ रहा था, जिन्हें वे आमतौर पर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते थे।
गुओ शिनपाई को याद आया कि जब डैंग क्यूशिया पहली बार आई थी तो वह हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोती थी। ये जानते हुए कि यह उनकी पीढ़ी में स्वच्छता की एक आदत है, उसने भी वैसा ही सजग होने का दिखावा किया। हाथ धोए बिना खाना कैसे खा सकते हो? आओ और हाथ धो लो, हमारे परिवार में हम हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। इतना कहकर वह ऊपर गया और बेसिन में अपने हाथ रगड़कर धोने लगा। उसके हाथ धोने से पहले साफ पानी गंदा हो गया। अंकल गुओ ने चिढ़कर कहा, मैंने इतने सालों में कभी खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए और कुछ नहीं हुआ। तुम लोग बेवजह छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी कर रहे हो। अपनी शिकायतों के बावजूद वह फिर भी बेसिन के पास गया और उपहासपूर्वक अपने हाथ धोए। ये देखकर टोंग याओ और गु होंगवेई, जिनका हाथ धोना आधा ही हुआ था, ने आगे हाथ न धोने का फैसला किया। उन्होंने हाथ सुखाए और मेज पर बैठ गए। खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। डैंग होनशिया रसोई से चावल के 2 कटोरे लेकर आई और उन्हें गु होंगवेई और टोंग याओ को दे दिया। फिर उन्होंने कहा, हम आज बाजार नहीं गए थे और हमारे पास ज्यादा सब्जियां भी नहीं हैं। तुम लोग अभी यही खा लो। मैं कल सुबह कस्बे से सब्जियां खरीद कर लाऊंगी और दोपहर के भोजन के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। गुओ शिनपाई ने डैंग क्यूशिया को घूरते हुए कहा, तुम होनवेई को चावल क्यों परोस रही हो? मैं उसके साथ कुछ ड्रिंक्स शेयर करने की योजना बना रही थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं है। फिर उसने गु होनवेई का चावल का कटोरा लेने की कोशिश की ताकि वह खुद पी ले, लेकिन गु होनवेई ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, अंकल गुओ, मैं शराब नहीं पीता। टोंग याओ ने आगे कहा, मेरा छोटा भाई अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ है और उसे अभी तक पीना नहीं आता। आप बड़े लोग बेझिझक पीजिए। गुओ शिनपाई को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई कि गु होनवेई शराब नहीं पीता, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती नहीं की, बस इतना कहा, एक आदमी शराब कैसे नहीं पी सकता? अगर तुम पहली बार नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें सीखना होगा। इसके बाद उसने अंकल गुओ और अन्य लोगों के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। कभी कभी टोंग याओ और गु होनवेई के अच्छे भाग्य के बारे में डींगे हाँकता था और अन्य रिश्तेदारों के साथ विस्तार से बातें साझा करता था। बाकी सब लोग अचंभित रह गए। उन्हें पता था कि गु होनवेई शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार इतना धनी होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुओ शिनपाई मांस और शराब परोसते हुए इतने प्रसन्न थे। पता चला कि गुओ जिन्नियन ने अपने लिए एक अमीर बॉस पटा लिया है। गु होनवेई के प्रति उनका रवैया पूरी तरह बदल गया था। वे उन्हें इतना सम्मान देते थे मानो उनकी पूजा करते हों। कुछ दौर शराब पीने के बाद पुरुषों को नशा चढ़ने लगा और उनकी शेखी बघारने की आदत चरम पर पहुंच गई। टोंग याओ को लगा कि यही सही समय है। उसने गु होनवेई को एक नज़र देखा और फिर हंसते हुए पूछा, गुओ अंकल, मैंने सुना है कि आपने शहर में एक घर भी खरीदा है। ये शब्द सुनकर डैंग क्यूशिया घबरा गई। उसने गुओ शिनपाई को इशारा देने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शेखी बघारने में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। गुओ शिनपाई ने शेखी बघारते हुए कहा, बेशक सबको पता है कि शहर में हमारा एक घर है। इस बात से अनभिज्ञ कि गुओ शिनपाई ने घर गिरवी रख दिया था, उसकी बड़ी बहन ने सहमति में सिर हिलाया, मेरे भाई के पास वास्तव में शहर में एक घर है, ये झूठ नहीं है। इस डर से कि टोंग याओ विश्वास नहीं करेगी, उसने घर का पता भी बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि इसे गुओ जिन्नियन की कमाई से खरीदा गया था। गुओ जिन्नियन चिढ़ गए और अचानक बोल पड़े, मैंने वह घर खरीदा था। गुओ की बड़ी बहन ने पलटकर जवाब दिया, तुम जो कुछ भी खरीदती हो वो सही मायने में तुम्हारे माता पिता का है ना? तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, न ही तुमने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किया है। तुम्हारी कमाई और तुम्हारा खरीदा हुआ घर, क्या ये सब तुम्हारे माता पिता के नहीं होने चाहिए? हमारे इलाके में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि कोई बेटी शादी से पहले ही अपनी सारी कमाई अपने पति के परिवार को दे दे। डैंग क्यूशिया ने आगे कहा, जिनन, हम सब एक परिवार हैं। आपको हर चीज को इतनी स्पष्ट रूप से अलग करने की क्या जरूरत है? उसने ये कहा, लेकिन अंदर ही अंदर डैंग क्यूशिया बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि घर के गिरवी रखे होने की बात का पता चल जाएगा। अगर टोंग याओ और गु होनवेई को पता चल गया कि उसका पति जुआरी है और उसने उनका घर हार दिया है, तो वे उनके परिवार को नीची नजर से देखने लगेंगी। ये शब्द सुनकर गुओ जिन्नियन और भी क्रोधित हो गया। वह पलटवार करने ही वाला था कि टोंग याओ की एक नज़र ने उसे रोक दिया। गुओ शिनपाई को गुओ जिन्नियन की बातों से अपमानित महसूस हुआ और उसने मुंह बनाकर उसे फटकारा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मैंने ही दिया है, तुम्हारे पास वास्तव में अपना क्या है? टोंग याओ की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, फिर वह हंसते हुए बोली, अंकल गुओ सही कह रहे हैं,
माता पिता की कृपा वास्तव में स्वर्ग से भी बढ़कर है। गुओ शिनपाई को बेहतर महसूस हुआ और उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अपनी शिक्षा के कारण तुम चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती हो। टोंग याओ ने आंखों में चमक के साथ पूछा, अंकल गुओ, हम यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन हमने अभी तक जिन्नियन और हुनवेई की शादी को लेकर चर्चा नहीं की है। ये सुनकर डैंग होंगशिया ने तुरंत बीच में कहा, तुम्हारे चाचा गुओ ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। जब उनका नशा उतर जाएगा तब हम इस बारे में और बात करेंगे। अपने पति के नशे में होने के व्यवहार को जानते हुए डैंग होंगशिया को चिंता थी कि गुओ शिनपाई कहीं कोई बात लीक न कर दे। गुओ शिनपाई ने डैंग क्यूक्सिया को घूरते हुए कहा, मैं अपनी भाभी के साथ जिन्नियन की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम इसमें दखल क्यों दे रही हो? डैंग क्यूशिया चुप हो गई, क्योंकि उसे गुओ शिनपाई के नशे में गुस्से में भड़कने का डर था, क्योंकि वह हिंसक हो जाता था। उसे पीछे हटते देख गुओ शिनपाई मुस्कुराते हुए टोंग याओ की ओर मुड़ी और बोली, कहते हैं ना कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है। तुम्हारे माता पिता तो यहाँ है ही नहीं, अब सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या करने की योजना बना रही हो? टोंग याओ ने उनके व्यवहार को देखकर समझ लिया कि वह आधी सफल हो चुकी है। उसने कहा, गुओ अंकल, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। डैंग आंटी भी क्योटो से हैं, इसलिए उन्हें जानकारी है। क्योटो में शादी की रस्में यहाँ से अलग हैं और चूंकि जिन्नियन की शादी दूर हो रही है, हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो क्योटो की रस्मों के अनुसार शादी करना और दूसरा यहाँ की रस्मों का पालन करना। खुद की तारीफ करने का शौकीन होने के कारण शराब के नशे में चूर गुओ शिनपाई ने उदारता का भाव दिखाते हुए कहा, चूंकि जिन्नियन की शादी क्योटो में हो रही है, इसलिए हमारे स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम आपके रीति रिवाजों का पालन करते हैं। गुओ शिनपाई मन ही मन सोच रहा था कि क्योटो में परिवार आमतौर पर धनी होते हैं, इसलिए क्योटो की परंपराओं के अनुसार दूल्हे के परिवार को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अंततः फायदा तो उसी का होगा। अगर वे स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो उन्हें केवल 3 बड़ी दहेज वस्तुएं ही देनी होंगी। टोंग याओ ने जो वादा किया था उसकी तुलना में वे कैसे मुकाबला कर सकते थे? अच्छा, टोंग याओ ने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, अंकल गुओ, अगर मेरी चलती तो मैं चाहती कि हम यहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करें। अगर हम अपने रीति रिवाजों का पालन करेंगे तो मुझे डर है कि ये आपके यहाँ स्वीकार्य नहीं होंगे। इसमें अस्वीकार्य क्या हो सकता है? गुओ शिनपाई ने उपेक्षापूर्वक कहा, एक आदमी का वचन बंधन के समान होता है, हम इतनी आसानी से इससे मुकर नहीं सकते। हम आपके रीति रिवाजों का पालन करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो बेझिझक बता दीजिए। गुओ शिनपाई को टोंग याओ के जाल में और अधिक फंसते देख गुओ जिन्नियन और गु हुनवेई दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। शानदार, सचमुच शानदार। टोंग याओ ने गुओ शिनपाई के स्वभाव को पूरी तरह से भांप लिया था और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा रही थी। टोंग याओ ने बीच में कहा, अंकल गुओ, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो अब मैं खुलकर बोल सकती हूँ। हमारे यहाँ अगर दूल्हे का परिवार सगाई के लिए अच्छी खासी रकम देता है तो दुल्हन के परिवार को भी प्रतीकात्मक दहेज देना पड़ता है। गुओ शिनपाई के जवाब देने से पहले ही टोंग याओ ने आगे कहा, गुओ अंकल, आप जानते हैं कि हम धनी हैं और इतनी छोटी रकम की हमें परवाह नहीं है। मुख्य मुद्दा हमारे रिश्तेदार हैं जो सभी व्यापारी हैं। अगर हम रीति रिवाजों का पालन नहीं करेंगे तो वे हम पर हंस सकते हैं। हमने आपके परिवार के लिए एक पशुपालन फार्म स्थापित करने का फैसला किया है और सड़क और मकान निर्माण के लिए 5000 युआन का दहेज भी देना चाहते हैं। अगर आप दहेज देते हैं तो मेरे माता पिता 10,001 युआन का दहेज देने के लिए सहमत हो सकते हैं, जो 10,000 में 1 के बराबर है। तो चलिए स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करते हैं। डैंग क्यूक्सिया ने चिंता से बीच में ही टोकते हुए कहा, वे इस समय इतने गरीब हैं, दहेज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? गुओ शिनपाई क्रोधित होकर अपना पेट डैंग क्यूक्सिया पर फेंकते हुए बोला, तुम्हें बीच में दखल देने के लिए किसने कहा? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? बाल बाल बचने की घटना से डैंग क्यूक्सिया चुप हो गई। गुओ शिनपाई ने उसे कई बार मारा था और अब वह उससे डरने लगी थी। गुओ शिनपाई के स्वभाव को जानते हुए गुओ की बड़ी बहन भी चुप रही। टोंग याओ ने उनकी बहस पर चिंता जताते हुए उसे उकसाया, अंकल गुओ, मेरे माता पिता ने कहा है कि वे आपके परिवार की राय का सम्मान करते हैं। आप होश में आने पर चाची से बात कर सकते हैं, फिर कोई फैसला लें। अभी फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि गुओ शिनपाई नशे में था, लेकिन वह पूरी तरह से होश में नहीं था। उसने वादा कर दिया था और दहेज के मुद्दे की वजह से वह पीछे नहीं हट सकता था। क्या यह अपने ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं था?
यदि वे स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करते तो उन्हें सगाई का इतना बड़ा उपहार नहीं मिलता। ये तो बस दहेज है ना। वे शहर के घर को दहेज के रूप में दे सकते थे क्योंकि उसकी कीमत मात्र 3000 युआन थी। टोन परिवार द्वारा दिए गए सगाई के उपहार की तुलना में यह नगण्य है। कोई भी मूर्ख हिसाब लगा सकता है। इसके अलावा भले ही वे आधिकारिक तौर पर दहेज के रूप में घर दे दें, टोन परिवार के लोग क्योटो में रहते हैं और यहाँ रहने नहीं आएंगे। आखिर यह घर उन्हीं का रहेगा, है ना। इस समय गुओ शिनपाए इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था कि उसने घर को गिरवी रखा हुआ था। उन्होंने कहा, हम आपकी परंपराओं का पालन करेंगे और मैं शहर का घर जिन्नियन को दहेज में दे दूंगा। हालांकि घर बहुत कीमती नहीं है, लेकिन यहाँ माता पिता द्वारा अपनी बेटी को दहेज में घर देना आम बात नहीं है। गु हुनवेई और गुओ जिन्नियन ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन खुश हो गए। इतने सारे गवाहों की मौजूदगी और गुओ शिनपाई की मान सम्मान बनाए रखने की आदत को देखते हुए घर का मामला सुलझ गया लगता था। हालांकि समस्या ये थी कि घर की रसीद गिरवी रखी हुई थी। इससे एक दुविधा उत्पन्न हो गई। गुओ शिनपाई की बातें सुनकर टोंग याओ की आंखों में चमक आ गई और वह हंसते हुए बोली, गुओ चाचा, क्या आप सचमुच जिन्नियन के दहेज में अपना घर देने का फैसला कर रहे हैं? ऐसा तो आम बात नहीं है। घर आमतौर पर बेटे की शादी के लिए छोड़ा जाता है। क्या आपको इस बारे में अपने बेटे की राय नहीं लेनी चाहिए? गुओ शिनपाई ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इस परिवार का मुखिया हूं। अगर मैं कहूं कि ये दहेज का हिस्सा हो सकता है तो ये हो सकता है। किसी और से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनका बेटा अभी इतना छोटा था कि उनके सामने अपनी बात कह सके। कहावत है ना, बिना कष्ट के कोई लाभ नहीं मिलता। अधिक लाभ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। टोन परिवार द्वारा दिए गए उपहारों की तुलना में ये छोटी सी भेंट कुछ भी नहीं थी। टोंग याओ ने यह बात भांपते हुए तुरंत प्रशंसा करते हुए कहा, गुओ अंकल, आप अब तक मिले सबसे बहादुर इंसान हैं। कुछ हजार युआन कीमत का घर दहेज में देने की आपकी तत्परता। अगर मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वे आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। टोंग याओ से प्रशंसा पाकर गुओ शिनपाई बेहद खुश हुआ और उसने फिर से शेखी बघारना शुरू कर दिया। अंत में उसने गुओ के चाचा और दूसरे चाचा को भी अपने वादे का गवाह बनाकर शपथ दिलाई कि वह अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। डैन क्यूशिया बहुत परेशान थी, पर वह पूरी तरह से बेबस थी। उसका पति जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था और घर में तानाशाह जैसा व्यवहार करता था। जो भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत करता, उसे गुओ शिनपाई बिना किसी झिझक के थप्पड़ मार देता था। गुओ जिन्नियन के बड़े होने, मजबूत होने और पैसे कमाने की क्षमता हासिल करने के कारण ही गुओ शिनपाई ने उसके खिलाफ हाथ उठाना बंद कर दिया था। गुओ शिनपाई जल्दी नशे में धुत हो जाता था और बेहोश होने तक पीता ही रहता था। टोंग याओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और रात के खाने के बाद गुओ जिन्नियन के साथ कमरे में आराम करने चली गई, जबकि गु हुनवेई गुओ शिनपाई के कमरे में सो गया। हालांकि डैंग होंगशिया की शादी हो गई थी और वह ग्रामीण इलाके में रहने लगी थी, फिर भी उसने अपनी पुरानी आदतें बरकरार रखीं। घर को बेहद साफ सुथरा रखती थी और बिस्तर को बड़े करीने से व्यवस्थित रखती थी। सर्दी की रात ठंडी थी और जल्दी से नहाने के बाद टोंग याओ बिस्तर पर चढ़ गई। गुओ जिन्नियन ने भी अपने जूते उतारे और उसके बगल में लेट गया। गुओ म्याओ म्याओ असहज महसूस कर रही थी। उसे डर था कि टोंग याओ उसे अशुद्ध समझेगी, इसलिए उसने कंबल को कसकर पकड़ा और दूसरी तरफ छोटे से बिस्तर पर सो गई। आमतौर पर उसका छोटा भाई इस छोटे से पलंग पर सोता था, लेकिन वह फिलहाल अपनी बड़ी बहन के घर पर था, इसलिए ये पलंग फिलहाल उसके इस्तेमाल के लिए खाली था। गुओ परिवार के घर में केवल 3 कमरे थे। पूर्वी कमरा गुओ शिनपाई और उनकी पत्नी के लिए आरक्षित था, लेकिन अब घर में अधिक लोग आ जाने के कारण दंपति को अलग अलग सोना पड़ता था। गुओ शिनपाई और गु हुनवेई ने एक कमरा साझा किया, जबकि डैंग क्यूक्सिया और गुओ म्याओ म्याओ एक ही बिस्तर पर बैठे थे। घर के बारे में सोचते हुए डैंग क्यूशिया बेचैन हो गई और उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने गुओ जिन्नियन से बातचीत शुरू की। जिन्नियन, आपके चाचा चाची कैसे हैं? क्या वे स्वस्थ हैं? गुओ जिन्नियन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वे काफी अच्छा कर रहे हैं। डैंग क्यूशिया ने गुओ जिन्नियन की आवाज में विशिष्ट लहजा महसूस किया, मानो उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। उसने पूछा, जिन्नियन, क्या तुम शहर वापस गए थे? समस्या ये थी कि जैसे ही उसने यह बात उठाई, गुओ जिन्नियन गुस्से से भर उठी और बोली, तुम सब क्या सोच रहे थे? तुमने मेरे घर को सुअरखाना बना दिया। मुझे घिन से उल्टी आने लगी। तुम लोग आमतौर पर इतने गंदे नहीं रहते। शहर में आकर भी तुम्हें साफ सफाई की परवाह क्यों नहीं है? डैंग क्यूशिया को लगा कि उसकी बेटी घर की चाबियां बदले जाने से नाराज है,
लेकिन बाद में उसे पता चला कि असल वजह घर की गंदगी थी। उसने समझाया, मैं शहर नहीं गई थी। तुम्हारे पिता, तुम्हारी चाची और तुम्हारे चाचा कुछ दिनों के लिए वहां रुके थे। क्या उन्होंने सफाई नहीं की? गुओ जिन्नियन ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें उनके चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है? डैन क्यूशिया चौंक गई और थोड़ी देर बाद उसने बात बदलते हुए सलाह दी, अगर घर गंदा है तो उसे साफ कर लो। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। घर पर जैसी तुम रहती हो वैसी ही यहां नहीं रह सकती। टोंग याओ को डैन क्यूशिया की बातें काफी मजेदार लगीं। डैन क्यूशिया जैसी मां का होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि डैन क्यूशिया गुओ शिनपाई को बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव की थीं। आखिरकार यह एक मां और बेटी के बीच की बातचीत थी। हालांकि टोंग याओ को यह बात हास्यास्पद लगी, फिर भी वह चुप रही। गुओ जिन्नियन गुस्से में थी। वह जानती थी कि अगर वे इस मामले पर चर्चा जारी रखते तो अंततः झगड़ा हो जाता, इसलिए उसने कूटनीतिक रुख अपनाते हुए कहा, चुन की पिताजी ने दहेज के हिस्से के रूप में घर देने पर सहमति जताई है, इसलिए आप सभी को घर में गड़बड़ी करना बंद करना होगा। आइए इस मामले को आगे न बढ़ाएं। घर की रसीद गिरवी रख दी गई है। डैन क्यूक्सिया ये बात समझाना चाहती थी, लेकिन टोंग याओ की उपस्थिति याद आने पर उसने अपने शब्द रोक लिए। गुओ मियाओ मियाओ से संबंधित मामले को याद करते हुए गुओ जिन्नियन ने फिर पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मियाओ मियाओ तो बहुत छोटी है। क्या तुम उसकी शादी करवाने की योजना बना रहे हो? डैन क्यूशिया ने जवाब दिया, हम उसकी शादी अभी करने की योजना नहीं बना रहे हैं। हम बस संभावित रिश्तों की तलाश कर रहे हैं। नए साल के बाद वह 18 साल की हो जाएगी। गुओ जिन्नियन अपनी उम्र में भी अविवाहित है। डैन क्यूशिया को चिंता है कि बड़ी होने पर गुओ मियाओ मियाओ शादी का विरोध कर सकती है। वह मियाओ मियाओ की शादी अभी तय करना चाहती है, जब वह इतनी छोटी है कि शादी का विरोध न कर सके। जब एक बेटी की शादी नहीं हुई है तो लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वह एक और अविवाहित बेटी का बोझ नहीं उठा सकती। गुओ जिन्नियन ने गुस्से से जवाब दिया, क्या 18 साल की उम्र को बुढ़ापा माना जाता है? मियाओ मियाओ अभी बच्ची है, उसे क्या पता होगा? क्या आप उसे पैसों के लिए बेचने को इतने बेताब हैं? डैन क्यूशिया का चेहरा उतर गया, आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी माँ हूँ। क्या मैं आपको नुकसान पहुँचा सकती हूँ? आप भाग्यशाली हैं कि आपको हुनवेई से मिलने का सौभाग्य मिला, भले ही आपकी शादी इस उम्र तक नहीं हुई। अगर आप भाग्यशाली नहीं होती तो आपसे कौन शादी करता? क्या आपने गौर नहीं किया कि पिछले 2 सालों में किसी ने भी आपको शादी का प्रस्ताव नहीं दिया? इस बात की चिंता में मैंने अनगिनत रातों की नींद खो दी है। गुओ जिन्नियन ने हंसते हुए जवाब दिया, सचमुच आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मेरी बड़ी बहनों की शादी 20 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी, और आपने देखा ही होगा कि वे अब कैसी हैं, है ना? तुम्हारी बहनों को क्या हुआ है? उनकी जिंदगी तो ठीक चल रही है। बेवजह परेशानी खड़ी मत करो, सो जाओ। गुओ जिन्नियन की बातों से डैन क्यूशिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह आगे बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गई। लेकिन गुओ जिन्नियन इतनी गुस्से में थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने आगे कहा, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अपराधबोध हो रहा है? सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही, है ना? मेरी बड़ी बहन को शादी में दहेज में कुछ नहीं मिला और शादी की रात उसे मार खानी पड़ी। न तो तुमने और न ही पिताजी ने कुछ कहा और न ही कोई उससे मिलने गया। मेरी दूसरी बहन को सिर्फ इसलिए सताया गया क्योंकि उसने 2 लड़कियों को जन्म दिया और एक भी लड़का नहीं हुआ। क्या किसी ने उसका साथ दिया? तुम्हें बस यही फिक्र रहती है कि दहेज कितना मिलेगा। तुम होने वाले दूल्हे के चरित्र पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मेरी बहनों के पति मेढक जैसे दिखते हैं, फिर भी तुमने उनकी शादी करवा दी। क्या शादी से पहले वे दोनों रोई नहीं थीं? लेकिन फिर पापा ने उन्हें पीटा और तुमने कुछ नहीं किया। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि क्या हम तुम्हारी असली संतान हैं। एक ऐसी माँ के बारे में चर्चा करना जो अपनी बेटियों के लिए जरा भी स्नेह महसूस नहीं करती, एक ऐसी संस्कृति में भी बिल्कुल अनसुना है जो पुरुष प्रधान है। जब डैन क्यूशिया ने आखिरी पंक्ति सुनी, तभी उसने प्रतिक्रिया दी और अपना बचाव करते हुए कहा, अगर तुम मेरी जैविक संतान नहीं हो तो किसकी हो? तुम अपने पिता का गुस्सा तो जानती ही हो। मेरे कुछ कहने का क्या फायदा? वो मुझे भी पीट ही देंगे।